हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे फिर दोबारा से जो हमारा टॉपिक चल रहा था भाग नंबर 6, जिसमें हम बात कर रहे थे राज्य और उसका कार्य क्षेत्र के बारे में। और उसके बाद हमने धीरे धीरे पढ़ा था राज्यपाल, उसके बाद देखा मुख्यमंत्री, उसके बाद देखी हमने मंत्रिपरिषद, और फिर हम आगे आगे बढ़े और देखा मंत्रिमंडल। और हम कर रहे थे मंत्रिमंडल के जो कार्य हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हम बढ़ चुके थे अनुच्छेद नंबर 185 तक, और 185 में मैंने आपको बताया था किसके बारे में। तो 185 के में आपको बताया था मैंने कि किस तरह से हमारे पास होता है कि जो हमारे पास होता है सभापति और उपसभापति, इनके जो कार्य होते हैं, यानी कि अगर इन्हें हटाना हो तो ये उस समय वहां पर उपस्थित होंगे या नहीं, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो यानी कि 185 तक की हम बात कर चुके थे और आज हम बात करेंगे अगले अनुच्छेदों की। तो आइए एक बार शेयर कर दे, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि सभी को आगे की जानकारी मिलती रहेगी। और आपके लिए मैं बहुत ही जल्द ला रहा हूं एक अन्य क्लास भी, जिसका टाइम मैनेज हो चुका है, जो रहेगी हमारी शाम को 7 बजे। यानी हर रोज हम आपसे मिलेंगे 7 PM पर, 7 PM पर हम आपसे हर रोज मिलेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंदर। तो उसकी क्लास भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, काम बहुत तेजी से चल रहा है। अब चलते हैं क्लास की तरफ। तो एक बार कर दें वीडियो को शेयर, और जो भी नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए देखते हैं आज की क्लास को। और इसमें हमें बताया है कि किसके बारे में, 4 टॉपिक हमारे लिए लाता है हर रोज एक मोटिवेशन शायरी, जिसमें मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आता हूं। तो आइए देखते हैं आज फिर एक मोटिवेशन शायरी को। चलिए देखते हैं कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला है, और जो चल रहा है उसके पांव में छाला है। मेरी बात को समझे कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। क्योंकि बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, क्योंकि उसे संघर्ष करना बहुत जरूरी है। तो दिया है कि बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलता है उसी दिए में उजाला भी होगा। आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा एक बहुत इजी वे से समझाने की कोशिश करता हूं कि जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान संघर्ष करता है अपनी लाइफ के अंदर, उसे एक दिन सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि वो उसकी मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती। आप कभी भी ये मत सोचना कि आज मैं कष्टों से गुजर रहा हूं तो क्या ये कष्ट मेरे कब तक हैं और कैसे कैसे रहेंगे। नहीं, आपको सिर्फ आज के बारे में सोचना है कि मैं आज क्या कर रहा हूं। अगर आपने अपना आज ठीक बना लिया तो आपको आगे कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि आप अपना आज बना के चलें, कल की चिंता मत करें। कल की चिंता अगर करेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कल आपको माइंड डाइवर्ट कर देता है। क्योंकि कल के लिए आपके बहुत से ऐसे सपने होते हैं जो हो सकता है कि वो पूरे ना भी हों। मैं मानता हूं कि सोचना गलत नहीं है, सोचो, लेकिन इतना कि जितना हमारी लिमिट में हो सकता है। ज्यादा सोचना भी किसी फायदेमंद नहीं होता है। तो आइए अब चलते हैं क्लास की तरफ। क्लास में आपका मैं कभी भी टाइम बर्बाद नहीं करता हूं, आपके 2 मिनट में मोटिवेशन के जरूर लेता हूं। आइए देखते हैं अपनी क्लास को, और एक बार वीडियो को शेयर कर दे, और जो भी नया है वो थम्स अप करे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए अपना पॉइंट नोट कर लें, जो हमारा चल रहा था विधानमंडल के कर्तव्य, यानी विधानमंडल हमारे सामने कैसे कैसे राज्य में कार्य करती है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था। और हमने बात करी थी अनुच्छेद 185 की, और इसके बाद हम देखेंगे आज अनुच्छेद नंबर 186 186 की। तो हमारा
जो है भाग चल रहा है भाग नंबर 5, सॉरी भाग नंबर 6, और जिसमें हम बात कर रहे थे राज्य और उसका कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र, और ये हमारा आता है अनुच्छेद नंबर 152 से 236 तक। हम यहां तक पहुंच चुके थे और हमने बात की थी किसकी, बात की थी अनुच्छेद नंबर 185 की। और आज के लिए आप अपना पॉइंट डाल लें अनुच्छेद नंबर 186। तो हमने ये पॉइंट डाल दिया है, एक बार इस पॉइंट को अपनी हेडिंग बनाए और उसके बाद चलते हैं 1 बाय 1 सभी पॉइंटों को लेके चलते हैं। एक बार शेयर कर दे जिससे कि और भी मेरी क्लास से जुड़ सके। तो आइए अगले पॉइंट को हम देख लेते हैं। इसके बारे में, अनुच्छेद के बारे में हम जानकारी लेते हैं और इसमें क्या आया है हमारे पास। तो जो हमारी विधानमंडल होती है, इसके अंदर जो हमारी होती है विधानसभा और विधान परिषद, इनके जो भी वेतन भत्ते होंगे, इनके वेतन भत्तों में कभी भी कमी नहीं की जा सकती। ये कहाँ कहा है, तो हमारे अनुच्छेद नंबर 186 के अंदर हमें बताया है। तो आप एक बार नोट कर लें कि विधानमंडल के वेतन भत्ते, वेतन भत्ते, और ये वेतन भत्ते हमें कहां से दिए जाते हैं, तो राज्य की संचित निधि, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कौन से अनुच्छेद में दी गई है, और राज्य की आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि और संचित निधि से ये हमारे दिए जाते हैं राज्य की विधानमंडल के अंदर। किसे किसे, जिसे हम कहते हैं, एक होती है हमारे पास विधानसभा और एक होती है हमारे पास विधान परिषद। तो आइए एक बार नोट कर ले, उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। और अगला हमारे पास आता है अनुच्छेद नंबर 187, यानी कि 187, और 187 हमारा कहता है कि, एक बार नोट करें उसके बाद बात करते हैं। तो 187 हमारा कहता है कि विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद का अपना अलग अलग कार्यालय होगा और वो अपने अलग अलग नियम के अनुसार कार्य करेंगे। किसमें बताया है हमें, अनुच्छेद नंबर 187 के अंदर। आप नोट कर सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 187 कहता है कि विधानसभा, ये हम कर्तव्य लिख रहे हैं इनके, विधानसभा को विधान परिषद इनके अपने अपने अलग अलग कार्यालय होंगे। अपने अलग अलग और अपने कार्यालय होंगे जिनके अनुसार ये काम करते हैं, यानी कि इनके कार्यालय में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये स्वयं अपने अनुसार ही काम करते हैं और अपने अनुसार ही हर चीज से चलते हैं। क्योंकि विधानसभा और विधानमंडल में मैंने आपको सदस्य भी बताए थे, इसमें काफी सदस्य होते हैं और ये अपने आप में निर्णय लेने के लिए बाध्य होते हैं। तो एक बार देखें इसे, इसके बाद चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद को और हम अगले अनुच्छेद को देखेंगे। उससे पहले आप नोट कर लें अनुच्छेद नंबर 186 और 187। तो आइए नोट कर लिया होगा। जैसे कि मैं आपको अपनी क्लास के अंदर कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने देता हूं कि हमें टाइम कम मिला और हम उतार नहीं पाए। हमें नोट करना था और हमें टाइम नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है। आप अगर देखनी है क्लास, अभी अगर आप कोई लिखता है तो आप उसे एक बार
पॉज करके भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 188 188 हमारे पास कहता है कि राज्य द्वारा एक बार मैं इसे समझा देता हूं कि राज्य द्वारा जो राज्य का विधानमंडल बनाया गया है, इसके अंदर जो सदस्य होते हैं विधानसभा और विधान परिषद, यानी विधानसभा और विधान परिषद को शपथ दिलाई जाती है। और किसके अनुसार दिलाई जाती है? तो इन्हें शपथ दिलाता है राज्य का राज्यपाल। और अगर वो भी नहीं हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के साथ मिलकर वह इसे शपथ दिलाने के लिए बाध्य होते हैं। एक बार नोट कर लें कि विधानमंडल के सदस्यों की शपथ, विधानमंडल के सदस्यों की शपथ, शपथ का प्रावधान, और इस शपथ को कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है राज्यपाल। राज्यपाल का कर्तव्य होता है कि वह इन्हें शपथ दिलवाए। और राज्यपाल के साथ भी अन्य मंत्री होते हैं जो इन्हें शपथ दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक बार मैंने इसे लिखवा दिया है, नोट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप नोट जरूर कर रहे हैं, जिससे कि आपको बाद में रिवीजन करने के लिए दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार नोट जरूर कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अगला अनुच्छेद, एक बार नोट करें, और आता है 89, यानी 189 हमारे पास कहता है कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की गणपूर्ति। तो गणपूर्ति के बारे में हमें क्या बताया है? तो अनुच्छेद नंबर 89 के अंदर कहा है कि गणपूर्ति, और ये गणपूर्ति कैसे होती है? तो विधान परिषद और विधानसभा के अंदर जो भी सदस्य होते हैं उनका 1/10%, यानी 1/10 उन सदस्यों का अगर 1/10 निकाला जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 500 का 1/10 क्या होता है? तो 500 का 1/10 अगर 50 सदस्य होंगे तब ही वह क्या कर सकते हैं, तभी उस बिल को वह पारित करने के लिए बाध्य होंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि जैसी मान्यता हमें बताइए कि विधानसभा के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं उनका कितना % होना चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए उनका, 1/10। ये तो खुद ही परसेंटेज में, सॉरी परसेंट नहीं लगेगा, 1/10 होना चाहिए उनका। यानी कि मैंने आपको बताया था कि विधानसभा के अंदर कितने सदस्य होते हैं अधिकतम? तो 500 सदस्य हो सकते हैं। और इन 500 सदस्यों को अगर हम 1/10% निकालेंगे तो सदस्य बनते हैं 50। यानी किसी भी राज्य के अंदर अगर विधानसभा रखनी है तो उसमें कम से कम विधानसभा के 50 सदस्य होने अनिवार्य है। और किसी भी बिल को पारित करने के लिए अगर कोई भी विधेयक पास करना हो तो उसमें 50 सदस्य होने अनिवार्य होते हैं। समझाने का फर्ज था, मैंने आपको सारी जानकारी बताई, एक बार नोट करें। उसके बाद चलते हैं अपने अगले पॉइंट को। आइए एक बार नोट कर लें। तो नोट कर लिया हो तो जैसे कि हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, और हमारे पास आता है 190 यानी 190। और 190 हमारे पास क्या कहता है? तो 190 हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति, यानी सॉरी, यानी विधानसभा और विधान परिषद का कोई भी सदस्य, विधानसभा और विधान परिषद का कोई भी सदस्य किसी भी दोनों मंडल का सदस्य नहीं हो सकता। किसके बारे में बताया है? एक बार दोबारा सुने कि विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य कोई भी दोनों सदस्यों का सदस्य नहीं हो सकता, यानी वह एक का ही सदस्य हो सकता है और दूसरे का नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो अनुसूची नंबर 2 का हनन करता है, जिसका हनन करने के लिए राष्ट्रपति उसे रोक सकता है। इसके बारे में हमें बताया अनुच्छेद नंबर 190 के अंदर। आप एक बार नोट करें अनुच्छेद नंबर 190। और 190 हमें कहता है कि कोई भी सदस्य
कोई भी सदस्य एक सदन का ही सदस्य हो सकता है। यानी कि कोई भी सदस्य होगा तो वह एक ही सदन का सदस्य होगा, ना कि दोनों का। और अगर वो ऐसा करता है कि वह दोनों सदनों का सदस्य है तो राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य होगा यहां पर? तो यहां पर राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा यहां पर राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि वह अनुसूची नंबर 2 के तहत, अनुसूची नंबर 2 के द्वारा, उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं के द्वारा, उनके तहत क्या कर सकता है? तो वह उस व्यक्ति को उसके पद से हटा सकता है। अनुसूची नंबर 2 के तहत जो उसमें जो भी उल्लेख किया गया अनुसूची नंबर 2 के अंदर, आप नोट करें कि अनुसूची नंबर 2 के अंदर हमें क्या बताया है। एक बार बताइए हमें अनुसूची नंबर 2 के अंदर क्या है। तो अनुसूची नंबर 2 के अंदर जो हमें बात बताई गई है उसके द्वारा वह उस सदस्य को हटा सकता है। कौन? राष्ट्रपति। यहां पर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। एक बार नोट करें, उसके बाद हम अगले अनुच्छेद को समझाते हैं। अगला अनुच्छेद आता है हमारे पास अनुच्छेद 191 और हमारे पास 191 में क्या कहता है? तो 191 का अनुच्छेद हमारे पास कहता है कि, एक बार नोट करें, संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बात करता है, जिसकी हम बात करेंगे अब। तो एक बार नोट करें, संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं, अगला नोट कर सकते हैं आप अनुच्छेद नंबर 191। संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं, सॉरी संसद नहीं, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं, विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताएं। जैसे मैंने आपको पहले भी लिखवा चुका हूं, इसके बारे में हमारे पास बात की थी अनुच्छेद नंबर किसके बाद? तो हमने बात की थी एक बार आपको पहले भी राष्ट्रपति के अंदर, और राष्ट्रपति के अंदर मैंने आपको बात की थी अनुच्छेद नंबर 101 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 101 हमें कहता था कि सॉरी कि राष्ट्र के संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं, वहां पर संसद था और यहां पर विधानमंडल, या वहां पर राज्य की बात नहीं की जाती थी और यहां पर राज्य की बात की जाती है। वहां केंद्र के पक्ष में बात की जाती थी और यहां पर राज्य के पक्ष में बात होती है। तो एक बार नोट करें, इसकी अयोग्यताएं क्या होंगी? वही होती हैं सेम होती हैं। आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, बस मैं उसे लिखवा देता हूं कि वह भारत की अगर किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी तो वैसे भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो वह कैसे रह सकता है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि शत्रु देश की मदद करने के लिए, ये सभी में लागू होते हैं, पागल या दिवालिया हो जाए तब भी लागू होता है। आप एक पॉइंट नोट करें कि वह सदस्य 14 दिन पूर्व, यानी वह सदस्य अगर जो भी संसद के जो भी अधिकारी है वो विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं के अंदर आता है तो उसे क्या करना होगा? तो अगर कोई भी व्यक्ति अयोग्य घोषित किया गया है तो उस पर पहला केस क्या दायर होगा कि तुम संसद में नहीं बैठ सकते, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे 500 रुपये का फाइन भरना पड़ता है। इसके बारे में हमें अगले अनुच्छेद के बारे में बताया है। तो अयोग्यताओं के बारे में यही था। इसके बाद हम अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं और हमारे पास आता है अगला अनुच्छेद 191, सॉरी 192। और 192 में हमारे पास क्या कहता है, एक बार नोट जरूर करते चलें, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसके अंदर बताया कि अगर किसी व्यक्ति को, जैसे कि वहां भी 102, 103, 104 के अंदर ऐसे ही बात की गई थी,
ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर किसी भी विधानमंडल का जो भी अध्यक्ष जो भी सदस्य होता है उस पर अगर ये प्रक्रिया लागू हो चुकी है तो उसे हटाएगा कौन? तो इसके बारे में बताया अनुच्छेद नंबर 192 में कि राज्यपाल का यहाँ पर कर्तव्य है, राज्यपाल का कर्तव्य है। और राज्यपाल का कर्तव्य यहाँ पर क्या होता है? तो राज्यपाल का कर्तव्य यहाँ पर होता है कि वो यहाँ पर वह उस अधिकारी को क्या कर सकता है? तो वह चुनाव आयोग की सिफारिश पर यानी चुनाव आयोग की सलाह से उसे हटा सकता है। चुनाव आयोग की सलाह से उस सदस्य को हटा सकता है। और ये चुनाव आयोग कैसा होगा? तो ये चुनाव आयोग जो होता है वो राज्य का होता है, ना कि केंद्र वाला। केंद्र और राज्य के चुनाव आयोग दोनों अलग अलग होते हैं। मैं आपको आगे जैसे जैसे मैं बढ़ता रहूंगा आपको सारी जानकारी प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि हम अब अपने अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। अब जो राज्य की न्यायपालिका है इसके बारे में हम देखेंगे अब आगे की ओर, उसके बाद हम बात करेंगे इन्हीं पॉइंटों की। तो आइए एक बार नोट कर लें, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। और अगला अनुच्छेद हमारे पास आता है अनुच्छेद नंबर 193। एक 193 जैसे 1 बाई 1 मैंने आपको पहले ही बताया था और अब फिर दोबारा से बता रहा हूं कि कोई भी अगर निलंबित संसद और चुनाव आयोग की सलाह पर अगर उसे हटा दिया है राज्यपाल ने, तो 193 में आती है हमारी बात कि कोई भी निलंबित अधिकारी या कोई भी निलंबित सांसद अगर विधानमंडल के अंदर प्रवेश करता है, विधानमंडल में या सत्र में प्रवेश करता है, तो उसे 500 रुपये का, और वो भी कैसा 500 रुपये पर डे 500 रुपये पर डे के हिसाब से उसे पे करने होंगे, तभी वह संसद के अंदर आ सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि उसे निलंबित किया जा चुका है। किसके आधार पर? चुनाव आयोग की, राज्य चुनाव आयोग की सलाह से। ये कहां पर है तो इसके बारे में मैं बताऊंगा, एक बार नोट करें। और ये हमारा कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है 193। और इसके बाद हमारे पास आता अगला अनुच्छेद जो आता है हमारे पास 194। और 194 हमारा कहता है कि अगर किसी भी विधानमंडल में विधानसभा या विधान परिषद इसने कोई भी काम किया है और उसे वह क्या करता है, तो उस पर अगर कोई भी ऐसा बिल बन जाए कि उसमें आपस में झगड़ा होने लगे, तो कोई भी सदस्य या किसी भी सदस्यों को अगर निलंबित या हटाने या बढ़ाने की बात चलती है, तो उससे संबंधित कोई भी केस आप कोर्ट के अंदर नहीं लेके जा सकते। कोई भी केस हो तो उसे केस कोर्ट के अंदर नहीं लेके जाया जा सकता है। ये कहां बताया हमें? अनुच्छेद नंबर 194 के अंदर। तो आप एक बार नोट करें अनुच्छेद नंबर 194। 194 कहता है कि विधानमंडल का कोई भी केस या कोई भी बात को न्यायालय में बाध्य नहीं कर सकते। और न्यायालय का भी अधिकार होता है कि वह उनकी बात ना सुने, क्योंकि इसमें बताया है कि वह स्वयं ही अपने आप अपने सदस्यों से सारी बात का हल कर लेते हैं। और किसी वजह से अगर संसद के अंदर अगर किसी
अधिकारी पर अगर मुकदमा चला भी लिया जाता है तो उसे पूर्व ही बता दिया जाता है कि आपको ऐसा करना होगा, तभी आप बच सकते हैं, अन्यथा आप पर कोई भी केस लागू हो सकता है। तो आइए एक बार इसे नोट कर लें, उसके बाद हम बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये जानकारी बड़ी बारीकी से जानकारी बताई और आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा कि आप क्लास में आए और अपना टाइम वेस्ट किया। तो आइए इसके बाद हमारी आज की क्लास जो है मैंने आपको नोट करा दिया है। आज की क्लास हमारी यहीं रुकेगी और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में कमेंट कर देना, मैं आपको पूरी इस बात का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं अब अंत में भाई, खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता अपने गुरुजनों को सम्मान करें। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।